सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे एंड हमारा लेक्चर्स को फॉलो कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा ये फिजिकम एकेडमी जहाँ पे आप लोगों को फ्री से कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा। एंड लाइक करना मत भूलिएगा। एंड ये हमारा शेड्यूल था, जो हमारा शेड्यूल के अनुसार हमने ऑलरेडी लिक्विड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गैसियस स्टेट, पीरियडिक प्रॉपर्टीज, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं। जियो से भी आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जुलाई का मंथ में जितना शेड्यूल था हमने कवर कर लिया है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को अभी अभी सॉलिड स्टेट भी पढ़ाना शुरू कर दिया है एंड आपका आगे भी ऐसे चैप्टर चलता रहेगा। ओके, सो जो लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड जो जो चैप्टर सब खत्म हो चुके हैं उन सब का प्लेलिस्ट आप अगर हमारे चैनल विजिट करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो लोग लेट जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ स्पेशली कि वो लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक करके अपना सारे कोर्स को ख़त्म करें हमारे साथ साथ। ठीक है, ओके। तो आप सबको पता होगा कि मैंने आपको लिक्विड स्टेट एज वेल एज गैसियस स्टेट को ख़त्म करवाया था। ओके, आज हम एक गैसियस स्टेट का छोटा सा सेशन लेंगे जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, हमारा शॉर्ट नोट बनाने वाले। सिर्फ यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपको फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दूंगी आपको, आपका स्क्रीन में फॉर्मूला दिखेगा सिर्फ आपको। एंड उसके साथ साथ मैं जो छोटा छोटा पॉइंट्स आपको डिस्कस करूँगी उसको आप अपना कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा सेशन होगा जहाँ पे हम हमारा जो गैसियस स्टेट ख़त्म हो गया था उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एंड सिर्फ जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए वीडियो को, जाके अपना ये वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारा चैनल पे हम शॉर्ट नोट बना रहे हैं। ठीक है, एंड सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप गैसियस स्टेट का अभी तक कंप्लीट चैप्टर नहीं देखें, प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सिखाया था, जैसे कि हो गया ग्राफ्स हो गया। एंड ग्राफ्स जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, वैसे ही ऑर्गेनिक में भी जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो वहाँ पे भी आपको ग्राफ्स देखने मिलते हैं। तो अगर आप ग्राफ्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले गैसियस स्टेट के लेक्चर में ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं उसको मैंने दिखा दिया था आप लोगों को। तो उसके साथ साथ मैंने आपको जो रियल गैसियस स्टेट का जो फुल सिलेबस का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करवाया था, यूनिट, उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करवाया था मैंने आपको। ओके, एंड अब तक आप लोगों को ग्रुप्स में नोट्स भी मिल गया होगा। होप कि आप सब रिवाइज भी उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर का, हमारा गैसेस स्टेट का शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ओके। अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात करूँ, एनर्जी के अगर 3 स्टेट में अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, उससे कम होता है सॉलिड में। ठीक है, दिस इज योर एनर्जी ऑर्डर। ओके, देन अगर मैं बात करूँ, अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं लॉज के बारे में, गैस लॉज के बारे में। गैस लॉज क्या क्या थे, देखिए मैं यहाँ पे और आपको इतना ज़्यादा डिटेल में यूनिट्स नहीं कवर करवाऊँगी। सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँगी कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ यूनिट होता है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट का मैं यहाँ पे यूनिट बता दूँगी आप लोगों को। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में प्रेशर्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सब कैसे कैसे उनका कितना सारे यूनिट्स होते हैं उसको अगर आप जानना चाहते हैं, वैसे जैसे कि प्रेशर का हो गया, यूनिट्स कैसे कैसे होते हैं, उस सबको जानने के लिए आपको गैसियस स्टेट का फुल सिलेबस जो प्लेलिस्ट था उसमें जाके, जो लोग अभी तक नहीं देखे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग अभी तक गैसियस स्टेट को नहीं देखे जाके देख लीजिए, वहाँ पे ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में हम अब क्या करेंगे, अब हम लिख लीजिए कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ होता है द सिंपली डेफिनेशन क्या था हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था,
पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा. सो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2. ठीक है. एंड डेंसिटी, थर्ड इज योर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. ठीक है. इसीलिए एट हाई ऑल्टीट्यूड्स जब प्रेशर लो होता है तब डेंसिटी ऑफ द एयर विल बी लो. ठीक है. जैसे कि हम जितना एटमॉस्फेयर के ऊपर ऊपर जाएंगे हमारा एयर का डेंसिटी लो होता जाएगा. तो इसीलिए जब आपका हायर ऑल्टीट्यूड में प्रेशर जब लो होता है तो डेंसिटी ऑफ द एयर इज लो. ठीक है. इसको मैं लिख लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, 1 second guys. Okay, density of the gas is directly proportional to its pressure. इसीलिए at high altitudes as pressure is low, the density of the air is less. ठीक है. तो इसीलिए जो माउंटेन क्लाइम करते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है सिलेंडर में लेकर. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं चार्ल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ क्या था? द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ गैस is directly proportional to its temperature in Kelvin at constant pressure. एंड यहाँ पे at constant temperature. ठीक है. ओके. सो V बाई टी यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट. इसीलिए V1 डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2. इसको अच्छे से अपना कॉपी में लिख लीजिए. तो 5th पॉइंट क्या था हमारा? according to Gay-Lussac's law, at constant volume pressure is directly proportional to temperature. मतलब प्रेशर बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट और P1 डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2. ओके. एंड जो हमारा प्लॉट्स होते हैं डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर में, 6 पॉइंट आप लिख लीजिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं आइसोथर्म. वैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम को हम बोलते हैं आइसोकोर. वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर को हम बोलते हैं आइसोबार. ठीक है. जो हमारा ग्राफ्स होते हैं जहाँ पे जैसे कि ये हमारा बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ होगा वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वो जो सब ग्राफ्स आएंगे उसको हम बोलेंगे आइसोथर्म्स. ठीक है. वैसे ही जब कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोकोर एंड जब कांस्टेंट प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबार. ठीक है. चलिए अभी इसको अच्छे से लिख लीजिए. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास? नेक्स्ट था 1 second guys. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास था, अगर मैं बात करूं आपका आइडियल गैस क्या था आपका? आइडियल गैस था आपका Pv इज इक्वल टू nRT. P is the pressure, V is the volume, N is the number of mole, R is the gas constant, universal gas constant, T is the temperature. ये सब आपको पता होगा. ओके. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमने देखा यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि P V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू R, मतलब कांस्टेंट, व्हेन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 मोल.
एंड n इज इक्वल टू 1, पी भी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के अगर मैं बात करूँ, हमारा था क्या, कितना पॉइंट्स था हमारा नंबर प्रीवियस स्लाइड में, 6 नंबर गया था। ठीक है, दिस इज योर 7th, दिस इज योर 7th, दिस इज योर 8th। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर मैं बात करूँ तो P विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू आर टी डिवाइडेड बाई वी। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ से हम अगर डिराइव करें तो देखिए पी भी इज इक्वल टू एन आर टी है, पी विल बी इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटू आर टी डिवाइडेड बाई वी। तो सिंपली मैंने इसको ऐसे लिखा, तो दिस विल बी इक्वल टू पी molecular weight will be equal to mass divided by volume RT, Pm is equal to dRT और molecular mass will be equal to dRT divided by P। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि molecular mass is inversely proportional to pressure, molecular mass is directly proportional to density and directly proportional to temperature। ठीक है। अगर मैं उसके आगे बात करूं तो आपके पास R जो होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर मैं उसका यूनिट के बारे में बात करूं तो R का वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये कैसे होता है, मैंने आपको गैसेस स्टेट जब पढ़ाया था रियल लेक्चर्स डिटेल में मैंने जब उसको कवर किया था तभी मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं आ रहा तो जाके नोट्स को चेक कीजिए एक बार। मैंने आपको बार बार बोला था क्लासेस में रनिंग नोट बनाने के लिए, अगर आपने बनाया होगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो रनिंग नोट का यही फ़ायदा होता है, ये वो एक टाइप का शॉर्ट नोट की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ वन वैल्यू। ओके, 1 सेकेंड गाइस। तो अब हम देख लेते हैं, ये होगा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। वैसे ही कुछ होता है क्या, 0.082 ऑन लीटर एटमोस्फियर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ओके। सो ये जो 3 वैल्यू था उसको आपको याद रखना है अच्छे से। अगर आगे मैं बात करूं, एवोगाड्रो लॉ आपके पास क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ होता है वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब V will be directly proportional to N, equal volume of all gases under similar condition of temperature pressure contains equal number of molecules। मतलब V will be directly proportional to N at constant temperature and pressure। ओके, सो आगे चलते हैं अभी। at constant temperature and pressure। ओके, सो ये रहा आपका एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोज लॉ।
अगर आगे मैं बात करूँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, 11 डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये क्या होता है, फॉर ए नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जब एक कंटेनर में जो जिसका ढक्कन बंद होगा, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, तब हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है। क्योंकि अगर जब वो गैसेस रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, उनका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, उनका प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइडियल केस के लिए हम हमेशा नॉन रिएक्टिंग गैसेस ही लेते हैं, ठीक है। एंड आइडियल गैस का ये एक प्रॉपर्टी भी है कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, दिस स्टेट दैट P total will be equal to P1, the total pressure will be equal to the sum of the partial pressure P1 plus P2 plus P3, ठीक है। टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ओके, अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, 1 सेकेंड, so partial pressure will be equal to mole fraction into total pressure, xi is equal to your Pi is equal to xi into Pt। i आपका कोई भी नंबर हो सकता है, i is equal to 1 2 3 4 etc, xi is equal to your mole fraction and Pt is your total pressure and Pi is your partial pressure of that particular gas, partial pressure of that particular gas, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और एक आपको बोलूँ कि एटोमोलिसिस क्या होता है, क्या किसी को याद है एटोमोलिसिस क्या होता है? एटोमोलिसिस इज सिंपली द प्रोसेस where the separation of gases from their gaseous mixture by using principle of diffusion। इसको लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ atomolysis is the process of separation of gases from their gaseous mixture by using the principle of diffusion, ठीक है। this process is called your atomolysis। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट के बारे में, ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर सॉलिड गैस एंड लिक्विड स्टेट कोएग्जिस्ट। ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर योर थ्री मेजर स्टेट कोएग्जिस्ट विथ ईच अदर इन देयर स्टेबल स्टेट। वो अनस्टेबल स्टेट में नहीं रहते। वो जब भी ट्रिपल पॉइंट, सॉरी गाइज, सॉरी, इसको okay, so triple point is that point where your solid, liquid and gaseous state coexist is called triple point. Ice, water as well as solid will coexist at a particular point and इनका ग्राफ कैसा होता है आपके पास, ये कैसे एक्चुअली में रिप्रेजेंट किया गया, मैं आपको फेज इक्विलिब्रियम में डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एक ग्राफ होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। ओके, वाटर का फेज डायग्राम कैसा होता है आपके पास, ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज द फेज डायग्राम फॉर वाटर, फेज डायग्राम फॉर वाटर, ठीक है।
दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करता है, ये एरिया में लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करता है, एंड दिस एरिया में वेपर स्टेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर, ये पॉइंट जो होता है आपके पास, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। ओके, अब हम देख लेते हैं कि एंड आपको पता होगा कि प्रेशर ऑफ द गैस इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। प्रेशर ऑफ द गैस, pressure of the gas is measured by manometer, but atmospheric pressure is measured by barometer। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बारोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। उसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, मेरे साथ साथ ही लिखते रहिएगा। ठीक है, तो आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। हमने नंबर क्या था हमारा, 13 गाया, अब हम बात करते हैं 14। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस विल बी इक्वल टू, अगर मैं R को रेट ऑफ डिफ्यूजन मान लूँ, एंड मान लीजिए कि हमारे पास दो गैसेस है, तो क्या हो जाएगा, दो गैसेस के लिए R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल टू D2 बाई D1, और यहाँ पे मोलिकुलर वेट 2 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट 1, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज inversely proportional to root over of density and inversely proportional to root over of molecular mass। ठीक है, R1 by R2 will be equal to root over of D2 by D1, D is equal to your density, D is equal to density, and MW is equal to molecular weight और mass, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, R is the your rate of diffusion, अगर ओके, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, okay, so kinetic energy is directly proportional to temperature, absolute temperature। absolute temperature क्या होता है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो याद हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो जाके रिवीजन कर लीजिए, एंड जो लोग नहीं देखे प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, ओके, सो हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 kT, एंड इसको हम बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, गैस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 kT। K is your Boltzmann constant, and T is the temperature in Kelvin। K is equal to R by Na, Avogadro gas constant divided by Avogadro number। Avogadro number Na is equal to 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है,
एंड हमारे पास और एक इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/u², where m is the mass of each molecule. Okay, n is the number of molecule. N is the number of molecules. U is your RMS velocity. तो यहाँ से आपका क्या आता है वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैस वेलोसिटीज के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस। हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होता है। एक होता है आरएमएस वेलोसिटी, दूसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड तीसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। इसका मैंने आपको एक और भी बताया था, जहाँ पे हमने इस साइड लेते थे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने लेते थे वेलोसिटी, एंड ये कुछ था, यहाँ पे हमने लिया था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, हमने यहाँ पे लिया था एवरेज वेलोसिटी, एंड यहाँ पे लिया था आरएमएस वेलोसिटी। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है आरएमएस का, उसके बाद होता है एवरेज, उसके बाद होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। राम करके मैंने आपको याद रखने को बोला था। एंड आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताया था, √3RT/m। 3 है तो इसीलिए यहाँ पे 3 आएगा। जैसे एमपी का अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की मैं बात करूँ, √2RT/m। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो ये हो जाएगा √8RT/πm, ठीक है। एंड m इज योर मास, मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास। T is your temperature, R is your universal gas constant, ठीक है। ओके, एंड लिख लीजिए K का वैल्यू क्या होता है। K जो होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है R/Na। तो ये होता है R का अगर हम वैल्यू लें 8.314 इंटू जूल पर केल्विन डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसका वैल्यू होता है पी भी डिवाइडेड बाई एन आर टी, एंड फॉर एन इज इक्वल टू 1 जेड विल बी इक्वल टू पी भी डिवाइडेड बाई आर टी, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 1 होता है फॉर आइडियल गैस, फॉर रियल गैस जेड इज नॉट इक्वल टू 1। अगर आपके पास इसका एक ग्राफ भी था, अगर आपको याद होगा तो वो कुछ इस तरह दिख रहा था वो ग्राफ। ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा वो जो ये था ग्राफ जहाँ पे ये एक टाइप्स का ग्राफ था जहाँ पे ये था जेड, यहाँ पे जेड होता था इज इक्वल टू 1, जेड इज लेस देन 1 एंड जेड इज ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। अगर जेड इज इक्वल टू, सॉरी गाइज, होप कि आप सब मेरे साथ साथ ही लिख रहे हैं एंड बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर होने की कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ गैसियस स्टेट का एक शॉर्ट नोट चल रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से अटेंड कीजिए, एंड अगर आपके पास कोई दोस्त है जो ऑलरेडी
कहीं पे कोर्स कवर करवा रहे हैं उनको बोले कि यहाँ पे आकर शॉर्ट नोट बना लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास जेड इज लेस देन 1 होगा देन गैस शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, नेगेटिव डेविएशन that is it is more compressible. अगर आपके पास z इज ग्रेटर देन 1 होगा तो गैस विल शो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ओके। सो अब हम बात करते हैं हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एंड सबसे इम्पोर्टेंट वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होता है, और रियल गैस इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। वो क्या होता है, क्या आपको याद है? इसको अच्छे से याद रखिएगा। P प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर होल इंटू V माइनस NB विल बी इक्वल टू NRT एंड ABR। ये जो टर्म्स है ये करेक्शन टर्म हमने ऐड किया, क्यों? क्योंकि हमें आइडियल गैस के साथ रियल गैस का बिहेवियर को कंपेयर करना था, इसीलिए हमने करेक्शन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। एंड अगर आपको पता होगा तो मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन किया था। जो हमारा कंप्लीट लेक्चर जहाँ पे था मैंने आपको बहुत अच्छे से उसको डिराइव करके अच्छे से समझाया था, तो देख लीजिए जाके जो लोग नहीं देखे उसको अब तक, ठीक है। तो ये है आपका वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। अगर मैं बात करूँ बॉयल्स टेम्परेचर में, बॉयल्स टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर वेयर ए रियल गैस बिहेव्स लाइक ए आइडियल गैस, ठीक है। 19th पॉइंट क्या है आपके पास? 19th पॉइंट है बॉयल्स टेम्परेचर। इट इज बॉयल्स टेम्परेचर मतलब द टेम्परेचर where gas, a real gas molecule behave like a ideal gas, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं TB से एंड TB will be equal to A divided by RB। TB is equal to A divided by RB, ठीक है। ये कैसे हुआ था मैंने आपको अच्छे से बताया था। जो हमारे पास भी रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट था एंड अदर इक्वेशन ऑफ स्टेट थे, उसके साथ साथ मैंने आपको इसको डिराइव करके भी बताया था, ठीक है, ओके। अगर हम आगे चल के बात करें अभी, और थोड़ा ही पॉइंट कुछ बचा है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूँ A and B is your वैन डर वाल्स कांस्टेंट एंड A का यूनिट होता है ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, B का यूनिट होता है लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है TC का वैल्यू होता है 8A डिवाइडेड बाई 27 RB। इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको आया होगा। तो ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम कितना भी प्रेशर क्यों ना अप्लाई कर ले हमारा गैस लिक्विफाई नहीं होता, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर at which the above which how much pressure we may apply the gas will never liquefy, ठीक है, ओके। सो ओके, critical temperature TC is the measure of strength of intermolecular force of attraction between gas molecule, ठीक है।
and at low temperature, high pressure, a gas is liquefied. ये भेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा इसको याद रखिएगा कि एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ए गैस विल बी लिक्विफाइड. अगर मैं क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बात करूँ, पीसी, तो इसको डोनेट किया जाता है. दिस इज योर क्रिटिकल प्रेशर इज डोनेटेड बाय पीसी. क्रिटिकल प्रेशर विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 27 b². इसको अच्छे से याद रखिएगा. वैसे ही भी सी मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3b. ठीक है. ओके, सो हमारे पास और एक होता है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड. तो ये भी कुछ जेड सी, इसको हम डिनोट करते हैं जेड सी के बारे में. तो जेड सी होता है क्या, पी सी वी सी डिवाइडेड बाई आर टी सी. दिस इज इक्वल टू 3/8. इसको अच्छे से याद रखिए, बार बार नोट्स को रिवाइज करते रहिए तो आपका हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी सी वी सी विल बी इक्वल टू 3/8 आर टी सी. ओके. सो एंड हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास दो अभी टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉयल्स टेम्परेचर. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉयल्स टेम्परेचर के बीच में कंपेयर किया जाए तो किसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा. जैसे कि आपको पता होगा टीसी का वैल्यू होता है 8a डिवाइडेड बाई 27 आरबी एंड टीबी का वैल्यू होता है a डिवाइडेड बाई आरबी. तो यहाँ पे किसका वैल्यू ज़्यादा है, टीबी का वैल्यू ज़्यादा है. देखिए यहाँ पे 1 है, 1 इंटू ए बाई आर बी, लेकिन यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 27. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 27 तो इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा. तो हमेशा एक होल वैल्यू एक फ्रैक्शन के वैल्यू से ज़्यादा होता है. तो इसीलिए टी बी विल बी ग्रेटर देन टी सी. इसको अच्छे से याद रखिएगा. बॉयल्स टेम्परेचर हमेशा क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. इसको अच्छे से याद रखिएगा कि बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है. ठीक है. ओके, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्लाइड में, अब हमने और एक पढ़ा था इन्वर्सन टेम्परेचर, है ना. 1 सेकेंड गाइज. सो अगर मैं बात करूँ, ओके नेक्स्ट स्लाइड में चल के बात करते हैं. अभी अगर मैं बात करूँ इन्वर्सन टेम्परेचर के बारे में, इन्वर्सन टेम्परेचर. ठीक है. तो ये क्या होता है, इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्सन टेम्परेचर को हम डोनेट करते हैं टी आई से. ओके. तो टी आई होता है क्या, टी आई का वैल्यू होता है 2a डिवाइडेड बाई आर बी. 2a डिवाइडेड बाई आर बी, सॉरी गाइस, 2a डिवाइडेड बाई आर बी टी आई का वैल्यू होता है. तो इससे आपको पता चल रहा होगा इन्वर्सन टेम्परेचर का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है बॉयल्स टेम्परेचर, उसके बाद होता है क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है. इसका वैल्यू होता है 2a डिवाइडेड बाई आर बी. बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू है a डिवाइडेड बाई आर बी एंड टीसी का वैल्यू होता है 8 डिवाइडेड बाई 27, 8a डिवाइडेड बाई 27 आर बी. इसको अच्छे से, ये थ्री टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा. ठीक है. ओके. सो हमने अब सारे के सारे देख लिया. अब हम एक छोटा सा है क्या, सीपी माइनस सीपी होता है आर. इसको आप थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ. सीपी होता है क्या, द स्पेसिफिक हीट. ओके. तो इसको अच्छे से थोड़ा याद रख लीजिए, आपको थर्मोडाइनमिक्स में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है. तो छोटा सा आइडिया ये रख लीजिए कि सीपी माइनस सीवी होता है आर. आर का वैल्यू होता है क्या, 2 कैलोरी और 8.314 जूल. ठीक है.
Cp डिवाइडेड बाई Cv इज इक्वल टू 3/2r, और Cp डिवाइडेड बाई Cv होता है गामा। ओके, सो ये हुआ आप लोगों के पास। और अगर मैं और एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दूं अभी कि फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस फॉर मोनोएटॉमिक गैस Cp डिवाइडेड बाई Cv होता है क्या, 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1.66, ठीक है। फॉर डाई एटॉमिक गैस क्या होता है, डाई एटॉमिक गैस होता है, फॉर डाई एटॉमिक गैस Cp डिवाइडेड बाई Cv इज इक्वल टू 1.40, ठीक है। ओके, सो फॉर ट्राई एटॉमिक गैस क्या होता है, फॉर द ट्राई एटॉमिक गैस Cp डिवाइडेड बाई Cv इज इक्वल टू 1.33, ठीक है। तो ये वैल्यूज को अच्छे से याद रखिएगा, ये कैलकुलेट किया गया है इस सब का वैल्यू, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फॉर मोनोएटॉमिक गैस होता है Cp डिवाइडेड बाई Cv होता है 1.66, फॉर डाईएटॉमिक गैस Cp डिवाइडेड बाई Cv होता है 1.40, एंड फॉर ट्राईएटॉमिक गैस होता है Cp डिवाइडेड बाई Cv होता है 1.33, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो दीज आर द कंप्लीट शॉर्ट नोट ऑफ गैसेस स्टेट। होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको काफ़ी सारे नॉलेज भी मिला होगा, ठीक है। एंड मैंने सारे पॉइंट्स आपको, जितने भी छोटा छोटा पॉइंट होता है, जितने छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर इसको आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में मैंने आपको जो गैसेस स्टेट का पूरा कंप्लीट कोर्स जब मैंने आपको करवाया अभी अभी, उसका प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसमें आप उसको कंप्लीट सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छे से ग्राफ्स भी पढ़ाया था, ग्राफ्स के साथ साथ मैंने अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डिस्कस भी किए थे, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो गैसेस स्टेट को, तो आप जाकर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज़ योर गैसियस स्टेट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारे जितने भी शॉर्ट फार्मूलाज थे, जितने सारे फार्मूलाज थे, जितने छोटा छोटा चीज़ें जाननी थी आप लोगों को, मैंने सारे इसको यहाँ पे कवर करवा दिए, ठीक है। होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो सिर्फ लेक्चर देखने के बदले लेक्चर में जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपका आपका याद रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। आपको फॉर्मूलाज जल्दी याद रह जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर डिटेल फॉर्मूलाज, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओके गाइज, तो बाय बाय गाइज। आज हमारा लेक्चर में मैंने आपको सॉलिड स्टेट सॉरी गैसियस स्टेट का शॉर्ट नोट बताना था, मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास से हम फिर से सॉलिड स्टेट को जितने जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था वहाँ से मैं आपको कंटिन्यू करवाऊँगी, ठीक है। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय गाइज।